दुनिया पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जीवित रहने के लिए लोगों को हर दिन राक्षसों से लड़ना पड़ता था। उनमें से एक अकेला तलवारबाज था जो नायक था। उसने अपना पूरा जीवन लड़ते हुए बिताया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। इस तरह 10 साल बीत गए। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। समय के साथ तलवारबाज की तलवार बेजोड़ हो गई। कोई भी राक्षस उसके सामने टिक नहीं सकता था। हाथ में तलवार होने के कारण उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। लेकिन राक्षसों से भी बड़ी कोई चीज पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। दुनिया का विनाश बेतरतीब नहीं था। एक मास्टरमाइंड छाया से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। जब सच्चाई सामने आए तो तलवारबाज ने संकोच नहीं किया। उसने मास्टरमाइंड का सीधा सामना किया। लड़ाई तीव्र और क्रूर थी। मास्टरमाइंड को हराना आसान नहीं था, लेकिन तलवारबाज ने कभी हार नहीं मानी। एक लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद उसने अपनी तलवार मास्टरमाइंड के दिल में घुसा दी। आखिरकार शांति लौट आई। तलवारबाज ने अपनी आंखें बंद कर ली। वर्षों में पहली बार शांति की भावना महसूस की। सियोल में नामसन गेट के पास एक सीक्रेट गेट खुला था। प्रवेश सख्त रूप से प्रतिबंधित था। केवल पंजीकृत नायक और 3 या अधिक की टीम ही अंदर जा सकती थी। फिर भी उस दिन एक अकेला अपंजीकृत व्यक्ति गेट में घुस गया। अलार्म बज उठा। गेट कंट्रोल सेंटर ने उल्लंघन का पता लगाया और सार्वजनिक चेतावनी जारी की। गेट के अंदर पंजीकृत नायकों के एक समूह ने अजनबी का सामना किया। वो जगह से बाहर दिख रहा था, सादे घिसे पिटे कपड़े पहने हुए, एक पुराना बैग लिए हुए। उसने पेशेवर शिकारी के सामान्य गियर नहीं पहने थे। समूह ने मान लिया कि वो सिर्फ एक कुली है जिसे एक समूह ने पीछे छोड़ दिया था, जो उसका इंतजार करते करते थक गया था। उन्होंने मदद करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वो खतरे में है। लेकिन उस आदमी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि वो अभी अभी अंदर आया है और उसे मदद की जरूरत नहीं है। उसके शांत लापरवाह रवैये ने दूसरों को परेशान कर दिया। उन्होंने तय किया कि अगर वो खुद सच्चाई जान ले तो बेहतर होगा। एक राक्षस दिखाई दिया। आदमी ने उसे एक ही मुक्का मारकर मार डाला। उसने राक्षस के अवशेषों से कम ग्रेड का जादुई पत्थर उठाया। फिर वो गेट के अंदर चला गया। और भी राक्षस दिखाई दिए, लेकिन वो नहीं रुका। इस बार उसने उन्हें मुक्का भी नहीं मारा। उसने वही जादुई पत्थर फेंका और राक्षस तुरंत मर गए। जल्द ही गेट कंट्रोल सेंटर से एजेंट आ गए। उन्होंने उसका हीरो रजिस्ट्रेशन देखने की मांग की। आदमी ने कुछ नहीं कहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो एजेंट और भी आक्रामक हो गए। उनमें से एक ने चौथी श्रेणी का जादुई सीलिंग डिवाइस पकड़ा और चेतावनी दी कि अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो वे उसे जबरदस्ती ले जाएंगे। फिर भी तलवारबाज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सिर्फ एक बार बात की। उसकी आवाज शांत लेकिन साफ थी। उपद्रव करना बंद करो और वापस जाओ। गेट कंट्रोल सेंटर के एजेंट गुस्से में थे। उन्होंने अपने सामने खड़े अपंजीकृत व्यक्ति को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने उनके हमलों को आसानी से रोक दिया और बल को आसानी से वापस मोड़ दिया। एक पल में वो गायब हो गया और एक एजेंट के सामने फिर से प्रकट हुआ, जिसने एजेंट के पेट पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। एजेंट तुरंत काबू में आ गए। बिना कुछ कहे अजनबी ने शांति से मुड़कर चला गया। जैसे ही वो चला गया उसके भीतर पुरानी यादें उभर आए। उस जीवन की यादें जब वो एक टूटी फूटी राक्षस भरी दुनिया में तलवारबाज था। जीवन और मृत्यु के बीच एक अलग जगह में उसकी मुलाकात सेओ डूजुन नामक एक मरते हुए युवक से हुई थी। डूजुन की एक आखिरी विनती थी, अपनी दादी और छोटी बहन यूनियन की रक्षा करना। बदले में उसने अपना शरीर पेश किया। तलवार मास्टर ने स्वीकार कर लिया। अब वो फिर से जी रहा था, इस बार एक नई आधुनिक दुनिया में सेओ डूजुन के रूप में। उसका पहला पड़ाव एक जादुई पत्थर की दुकान थी, जहां उसने अपने द्वारा एकत्र किए गए पत्थरों को बेचने की पेशकश की। लेकिन दुकानदार ने उसका शोषण करने की कोशिश की, 40% कमीशन की मांग की। सेओ डूजुन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ये डकैती है, उसने कहा। दुकानदार ने उपहास किया और सेओ डूजुन को मानने के लिए मजबूर करने के लिए अपने समर्थकों को बुलाया। लेकिन कुछ ही सेकंड में वे सभी जमीन पर पड़े थे, बिना किसी प्रयास के पीटा गया। 1% कमीशन, सेओ डूजुन ने ठंडे स्वर में कहा। दुकानदार, जो अब पीला और कांप रहा था, जल्दी से सहमत हो गया। सेओ डूजुन पैसे लेकर घर लौट आया। उसने इसे अपनी दादी और यूनियन को दिखाया। दोनों ही राशि देखकर दंग रह गए। जब उन्होंने पूछा कि यह कहां से आया तो उसने शांति से झूठ बोला, कहा कि यह एक पुराने व्यापारिक निवेश से वापसी है जो उसने एक दोस्त के साथ किया था। उनकी आंखें चमक उठी। उसकी दादी और छोटी बहन बहुत खुश थी, उस पर गर्व कर रही थी और अपने अच्छे भाग्य से राहत महसूस कर रही थी। लेकिन सेओ डूजुन के दिमाग में गहरे विचार घूम रहे थे। ये दुनिया बहुत नर्म है, उसने सोचा, और फिर भी मेरी शक्ति 10% भी वापस नहीं आई है। उस दिन बाद में 2 ऋण शार्क उसके दरवाजे पर आए। उन्होंने दावा किया कि सेओ डूजुन ने उन्हें पैसे दिए थे, उनकी मृत्यु से पहले से ही बेहद उच्च ब्याज दरों वाले ऋण।
निराश होकर सेओ डुजुन आगे बढ़ा और उन दोनों को मुक्का मारा, जिससे वे जमीन पर गिर गए। मैंने पहले ही जो बकाया था वो चुका दिया है, उसने तीखी आवाज में कहा। अपने नकली नंबरों के साथ फिर से यहां मत आना। डर से कांपते हुए लोन शार्क ने कहा। शार्क भाग गई। उस दोपहर सेओ डुजुन यूनिन को बाहर ले गया। उसने उसके लिए एक गुड़िया खरीदी, फिर उसे एक बढ़िया लंच खिलाया। वो हंसी और मुस्कुराई, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उनके शांतिपूर्ण पल में बाधा आए। एक महिला सेओ डुजुन के पास आई, जो सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ा रही थी और उसका अपमान कर रही थी। परेशान और मुश्किल से खुद को रोक पाने में असमर्थ, उसने उसकी ओर देखा और उदास होकर कहा, ऐसे चेहरे के साथ तुम्हें अपना मुंह संभालना चाहिए। इससे पहले कि महिला प्रतिक्रिया दे पाती, एक और आवाज सुनाई दी। यह उसकी सौतेली मां थी। वो नकली चिंता के साथ आई, उसे घर वापस आने के लिए कह रही थी। सेओ डुजुन ने संकोच भी नहीं किया। चले जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी सौतेली मां शब्दों पर झिझकी और चुपचाप चली गई। उस रात बाद में एक आलीशान कमरे में वह अपने एक वफादार नौकर के साथ बैठी थी। उसका चेहरा उदास और ठंडा था। वो अभी भी कैसे जीवित है? उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज जहर से भरी फुसफुसाहट में बदल गई। मैं उसे मार डालूंगी, चाहे कुछ भी हो। दुनिया भर में फ्रैक्चर जोन के अचानक प्रकट होने के साथ राक्षस मानव शहरों में घुस आए, जिससे दुनिया अराजकता में डूब गई। लेकिन जल्द ही नायक जाग उठे। प्रतिभाशाली व्यक्ति वापस लड़ने में सक्षम थे। उनकी ताकत की बदौलत ज्वार बदल गया। राक्षसों से काटे गए जादुई पत्थर जीवाश्म ईंधन की जगह लेते हुए और अर्थव्यवस्था को बदलते हुए नए ऊर्जा स्रोत बन गए। इस नए युग में पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका नायक बनना था। डू जून शांत और आत्मविश्वास से लोन शार्क के कार्यालय में चला गया। ऑपरेशन के बॉस ने अपनी डेस्क से ऊपर देखा, स्पष्ट रूप से चिढ़ गया। मेरे लोगों को पीटने के बाद यहां आने पर आपको कुछ घबराहट हो रही है, बॉस ने गुर्राहट के साथ कहा। डू जून ने कोई झिझक नहीं दिखाई। मैं आपके आदमियों द्वारा पहुंचाए गए शारीरिक और मानसिक नुकसान के लिए मुआवजा मांगने आया हूं। बॉस ने हंसते हुए अपनी उंगलियां चटकाई और भी माथा दौड़ते हुए आए। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उससे निपट सकते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में वे सभी फर्श पर गिर गए, कराह रहे थे, खून से लथपथ और टूटे हुए। डू जून उनके ऊपर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं था। उसने आदेश दिया, पैसे तैयार करो। फिर उसका स्वर थोड़ा बदल गया। बताओ, क्या मेरी सौतेली मां ने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था? लोन शार्क बॉस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हमें लगा कि कर्ज तुम्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर देगा। बस इतना ही, हमने तुम्हें गेट में नहीं फंसाया। डू जून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो मेरे पास कांग चेओल वू के बारे में जो कुछ भी है वो सब लाओ। उसने ही मुझे गेट में घसीटा था। अनिच्छा से अकेले शार्क ने एक हीरो पंजीकरण कार्ड सौंप दिया। ये बी रैंक का कार्ड था, नकली लेकिन काम करने वाला। डू जून ने इसे देखा। कम रैंक से बेपरवाह। रैंकिंग चेतावनी के बावजूद डू जून बिना किसी हिचकिचाहट के गेट में घुस गया। अंदर उसका सामना ब्लैक डेथ वाइपर से हुआ, जो अपने जहर और गति के लिए जाना जाने वाला राक्षस था। उसने खुद से तैयार किए गए एक जोड़ी गॉर्टलेट का उपयोग करके एक शक्तिशाली प्रहार के साथ उसे तेजी से मार डाला। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई जादुई पत्थर नहीं गिरा। कुछ ही क्षणों बाद बॉस ब्लैक डेथ वाइपर उभरा, बड़ा, घातक और कहीं अधिक आक्रामक। डुजुन ने पहला वार किया, जिससे एक स्पष्ट निशान बन गया। लेकिन राक्षस ने जवाबी हमला किया, जिससे वो वापस उड़ गया। वो फिर से खड़ा हुआ, मुठ्ठियां भींची और एक और जोरदार मुक्का मारा। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। चारों ओर देखते हुए उसने जमीन से एक टूटी हुई तलवार पकड़ी और हमला किया। ब्लेड ने वार किया, लेकिन प्रभाव में टूट गया। सौभाग्य से अंतिम प्रहार ही काफी था। बॉस वाइपर गिर गया और मर गया। सांस लेते हुए डुजुन ने गिरा हुआ इनाम उठाया, जो एक दुर्लभ पदार्थ था। उसकी आंखें तेज हो गईं। मुझे अपनी शक्ति वापस चाहिए, जल्दी से। बाद में डुजुन उस दुकान पर वापस आया जहां उसने पहले पत्थर बेचे थे। इस बार उसने बॉस वाइपर से मिले इनाम के तौर पर एक उच्च श्रेणी का जादुई पत्थर दिया। दुकानदार ने जल्दी से मूल्यांकन किया और चौंक कर ऊपर देखा। इसकी कीमत 150 मिलियन वॉन है। अपना 1% ले लो, डेजुन ने शांति से कहा। बाकी सौंप दो। दुकानदार हिचकिचाया। 150 मिलियन से अधिक की राशि के लिए मुझे अपने बॉस की अनुमति चाहिए। उसने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। डेजुन का धैर्य जवाब दे गया। उसने कॉल के बीच में ही फोन छीन लिया और सीधे उसमें बोला, मुझे मेरे पैसे दो। फिर जवाब का इंतजार किए बिना उसने फोन एक तरफ फेंक दिया, नकदी ली और बाहर चला गया। 10 मिनट बाद दुकान के मालिक का बॉस आ गया। बाद में उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था। इस आदमी ने स्थिति को सामान्य तरीके से संभालने से परे महसूस करते हुए खुद ही फोन किया।
कुछ ही देर बाद दक्षिण कोरिया की चौथी रैंक वाली एस ग्रेड हीरो जू यून घटनास्थल पर पहुंची। शांत और शक्तिशाली वो कमरे में चली गई। उसने कहा, मुझे सब कुछ बताओ। डू जून शांत होकर गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। पूरे दिन शिकार करने के बावजूद वह मुश्किल से 100 मिलियन वॉन कमा पाया था। गति बहुत धीमी थी। तेजी से आगे बढ़ने के लिए उसे अपने दम पर एस ग्रेड गेट साफ करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी पहले वाली शक्ति को पुनः प्राप्त करने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से इस दुनिया में मन बहुत कम था। अच्छे उपकरण मदद कर सकते हैं, लेकिन उच्च श्रेणी के गियर की कीमत सैकड़ों मिलियन है, जो कि अभी वहन करने में सक्षम नहीं है। जैसे ही उसके भीतर निराशा बढ़ने लगी, जमीन अचानक कांपने लगी। लेकिन ये कोई साधारण भूकंप नहीं था। एक फ्रैक्चर, एक आयामी दरार ने उसे हिला दिया था। दुजुन के घर में ही यह घटना घटी। बिना किसी हिचकिचाहट के दुजुन खड़ा हो गया। उसने अपनी दादी और छोटी बहन को अंदर रहने और किसी भी परिस्थिति में बाहर न निकलने का निर्देश दिया। फिर वो फ्रैक्चर में चला गया। उसी समय सियोल के स्पेशल सिटी हीरो एसोसिएशन ने अचानक हुई इस विसंगति को पहचान लिया। फ्रैक्चर का नागरिक आवास में होना तत्काल चिंता का विषय बन गया। एसोसिएशन ने व्हाइट लॉयन गिल्ड से संपर्क करने पर विचार किया, लेकिन हिचकिचाया। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि डूजुन फ्रैक्चर में खुद ही घुस गया था, जिससे वहां से एक राक्षसी लहर के फूटने की संभावना 99.99% तक बढ़ गई। दूसरी तरफ डूजुन की सौतेली मां को रिपोर्ट मिली। वो गुस्से में थी। ये तथ्य कि डूजुन पिछले गेट पर जाग गया था, उसे अभी भी परेशान कर रहा था। उसने कांग चेओल वू को उसे पहले खत्म करने में विफल रहने के लिए डांटा। अपने अधीनस्थ को कांग चेओल से फिर से संपर्क करने का आदेश देते हुए उसे एक आत्मसंतुष्ट उत्तर मिला। प्रयास अनावश्यक था। डू जून के अपने घर में फ्रैक्चर हुआ था और वह पहले ही उसमें प्रवेश कर चुका था। राक्षसी लहर के लगभग निश्चित होने के साथ उन्हें विश्वास था कि आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बीच फ्रैक्चर के भीतर डू जून ने अविश्वास में चारों ओर देखा। गेट के अंदर का स्थान यह वही जंगल था जहां वह एक बार तलवार के देवता के रूप में अपने पिछले जीवन में गया था। वह आगे घूमता रहा और गेट के भीतर अभी भी विश्व वृक्ष को ऊंचा खड़ा देखकर चकित रह गया। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। ये सब उसे वापस आ रहा था। यहाँ प्राचीन मन्ना से समृद्ध इस स्थान पर वो एक बार फिर तलवार के देवता की शक्ति प्राप्त कर सकता था। डू जून विश्व वृक्ष की झुलसी हुई छतरी के नीचे निश्चल बैठा था। उसका मन विचलित होने से मुक्त था। 10 दिनों तक उसने केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना हिले डुले, भूख या प्यास की परवाह किए। गेट के भीतर परिवेशी मन उसके चारों ओर घूमता रहा, उसकी स्थिरता और अनुशासन का जवाब देते हुए, जैसे ही उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को खंडित दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित किया। फिर एक परिचित और घृणित उपस्थिति हवा में हलचल मचाती है। वोल्कीना, वही प्राणी जो अतीत में विश्व वृक्ष को जलाने के लिए जिम्मेदार थे। दुजुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि पानी की विशेषता वाली तलवार उनके खिलाफ क्या लाभ प्रदान करेगी, लेकिन उसने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प लिया था, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने पिछले 10 दिनों में अपने द्वारा विकसित की गई विशाल मात्रा में मन को छोड़ दिया। ये बाहर की ओर बढ़ा, कच्ची की में संघनित हुआ और फिर अचानक फट गया। प्रभाव ने पेड़ों को हिला दिया। हवा में बिजली की लहरें चटकने लगी। दुजुन थोड़ा लड़खड़ाया। बहुत समय हो गया था जब उसने एक बार में इतना सारा मन बाहर निकाला था। तनाव ने उसे अंदर तक जकड़ लिया, लेकिन यह अनुभूति स्वागत योग्य थी। इसने उसे उसकी पुरानी ताकत की याद दिला दी। वोल्केना ने झपट्टा मारा। दुजुन तेजी से आगे बढ़ा, अभ्यास के साथ आसानी से वार को रोक दिया। एक तेज जवाबी हमला हुआ और आग की लपटों के साथ प्राणी राख में बदल गया। शांत जंगल में एक धीमी खनक गूंजी जब एक जादुई पत्थर झुलसी हुई धरती पर गिरा। वो मुस्कुराया। असली पुरस्कार अभी आना बाकी था। वो वहां है, उसने बुदबुदाया, आगे बढ़ते हुए जैसे ही अमर अंगारे ज्वालामुखी के अवशेषों से एक साथ मिलना शुरू हुए। उन्हें अपनी हथेली में पकड़कर उसने अवशोषण प्रक्रिया शुरू की। उग्र मन उसके भीतर उमड़ पड़ा, उसकी ऊर्जा को नया आकार दिया, उसके स्वभाव को बदल दिया। उसका मन गुनाबाग था। दुजुन की नजर दूर की ओर चली गई। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में वह कितनी आसानी से युद्ध के मैदान में अंगारे फेंकता था, जैसे कोई पत्थर फेंकता है, वैसे ही सहजता से। और अब वो यहाँ था, कृतज्ञतापूर्वक सबसे छोटे टुकड़े को भी अवशोषित कर रहा था।